नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक ये विधानसभा चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को इन राज्यों के चुनावी नतीजे हैं आ जाएंगे। और देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इन चुनावों के नतीजे क्या संदेश देते हैं। तो कौन से राज्य हैं और कब कब चुनाव है, आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के ज़रिए। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही दिन में, राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को। तो इन सभी राज्यों के चुनावों की वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होने जा रही है। कुछ अहम आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से चौथी लिस्ट जारी हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इनमें कई अहम लोगों के नाम हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चौथी लिस्ट में 57 नाम हैं, जिनमें खास हैं बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, दतिया से नरोत्तम मिश्र। और छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट में 64 नाम हैं। राजस्थान की पहली लिस्ट में 41 नाम है। मध्य प्रदेश जो एमपी है, राज्यवर्धन सिंह राठौर सांसद हैं, चुनाव लड़ेंगे। दिया कुमारी सांसद चुनाव लड़ेंगे और बाबा बालकनाथ भी, इनको भी टिकट दिया गया है। तो इजरायल और गाजा के बीच के युद्ध का आज तीसरा दिन है। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे दो सहयोगी उमा शंकर सिंह और कादम्बनी शर्मा एश्केलॉन शहर में हैं और ये दोनों बता रहे हैं कि किस तरह से एश्केलॉन शहर में किस कदर हालात बदतर हैं, जिससे यहाँ भारी तबाही का मंजर है। रॉकेट से बचाव के लिए बंकर बनाए गए। हमारे सहयोगी बनाए बंकरों में जाते हुए भी दिख रहे हैं। ये दिखा रहे हैं एनडीटीवी कि इजराइल से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, हमें ये शेल्टर लेने के लिए यहाँ रॉकेट अभी चला गाजा पट्टी की तरफ से और हमें ये शेल्टर लेने के लिए यहाँ बंकर में आना पड़ा है। ये जो आवाज धमधम की आवाज आ रही है वो, ये देखिए हम यहाँ अभी सेफ जगह पे आ गए। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। तो ये पहला लाइव वास्ता जो रॉकेट अटैक हो रहा है गाजा पट्टी की तरफ से, उसका पहला लाइव हमारा सामना हुआ है। We reached the hotel and immediately the siren went off and we had to run inside into this और हमारा सामान अभी भी बाहर ही पड़ा हुआ है। सामान, the luggage is still outside. और आइए सीधे चलते अपनी सहयोगी कादम्बनी शर्मा के पास। कादम्बनी, अभी हमने दर्शकों को आपका जो पहला आप लोगों ने रॉकेट का जिस तरह से सायरन फेस करा दिखाया, अब सुबह से काफ़ी समय हो चुका है, किस तरह की स्थिति वहाँ से, क्या अपडेट? जी देखिए, अभी हम एश्केलॉन में ही हैं और यहाँ पर स्थिति जो है वो ये है कि लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पर रॉकेट अटैक्स जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। सुबह से लेकर अभी तक में हमने कम से कम 2 से 3 बार ऐसा देखा कि सायरन बज उठे और पिछला वाला तो इतना ज़्यादा था, उसमें कई सारे रॉकेट्स जो हैं वो अचानक आसमान में दिखे, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। खबर ये भी आ रही है कि यहाँ पर आज एक जगह डायरेक्ट स्ट्राइक हुआ है, यानी रॉकेट के मार की जद में आ गई है वो जगह। उसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखें तो रिटालिएशन का जो साउंड है वो भी लगातार आपको सुनाई देगा। यहाँ पर जो गाजा में हमले हो रहे हैं एकदम साफ यहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल खिड़कियाँ दरवाजे सब हिल जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स की बहुत ही इंक्रीज्ड एक्टिविटी यहाँ पर लगातार दिख रही है। तो फिलहाल ज़मीन पर ये स्थिति है, सड़कें बिल्कुल खाली हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमारी जब बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ऐसे वक्त में सड़कें भरी होती थी, लेकिन अब ये हालात बने हुए हैं। कुछ जगहों पर हमने जाकर देखा है तो लोग जो हैं वो पैनिक में काफ़ी खरीदारी, खाने पीने के सामान की भी खरीदारी करते दिखे और
हालांकि कमी कोई नहीं है, जैसा कि हमें पता चला है कि कमी कोई नहीं है, लेकिन जो होता है एक आमतौर पर कि बंकर में अगर छुपे हुए हैं या शेल्टर में छुपे हुए हैं तो चाहिए होता है, उसके लिए लोग स्टॉक करना चाहते हैं और वो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में इंजर्ड जो हैं वो आए हैं और कुछ को रेफ़र किया गया है, तेल अवीव रेफ़र किया गया है। वॉलंटियर्स काफ़ी जमा है, ये भी बताया जा रहा है। और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको बिल्कुल साफ ये बूम जो है, ये आवाज़ सुनाई देगी। इसके अलावा अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक ऑपरेशन चल रहा है। हिजबुल्लाह का ये ऑपरेशन बताया जा रहा है। लेबनीज़ बॉर्डर पर ये ऑपरेशन हो रहा है। वहाँ पर जो अटैक हुआ है उसको रिपल्स करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। साउथ का जहाँ तक सवाल है, आईडीएफ का ये दावा है कि लगभग सभी जगहों से अंदर से खाली करा लिया गया है। एक इक्का दुक्का हो सकता है कि लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो रॉकेट्स की भी वो बनी हुई है और इधर से जो हमला है वो भी नीति बनी हुई है। तो ये एक फिलहाल स्टेलमेट टाइप की स्थिति लग रही है, क्योंकि हॉस्टेजेस उस तरफ भी हैं। बाकी जगहों की अगर बात करें तो कम से कम 2000 जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। काफ़ी सीरियस भी काफ़ी लोग हैं और मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। निधि, ये भी कादम्नी कि उमा ने भी बताया था और आप भी जिक्र कर रही हैं इस बात का कि हॉस्टेजेस लिए गए हैं। ये अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। आपने एक बात ये कही कि जो सामग्री होती है जिसके लिए जीवन यापन की ज़रूरत है वो शायद पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इज़राइल भी, उमा ने बताया था कि इज़राइल भी एक बड़े कदम की शायद तैयारी कर रहा है। ये भी चिंताजनक स्थिति है और बीच में आम नागरिक ही दोनों देशों के फंस जाते हैं। उस लिहाज से क्या अपडेट? जी देखिए, अगर इजराइल का हम इतिहास देखेंगे किस तरह से अगर छोटी घटना होती है तो कितना स्ट्रॉन्ग जवाब दिया जाता है। वैसे में अगर 700 से ज़्यादा इजरायली मारे गए हैं और उसमें भी अभी कुछ ठिकानों पर हमले इजराइल जो है कर रहा है, स्पेसिफिक जगहों पर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रख रहा है। बाकी जितनी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि ये एस्केलेट और ना करे, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्रीय जो बैलेंस है या क्षेत्रीय हालात जो हैं जो शांतिपूर्ण बने हुए हैं वो मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इजराइल जो है वो एक बड़ा एक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमें कुछ ही देर पहले ये खबर मिली है कि एक यहाँ पर एक और जो किबुत्स है वहाँ पर भी एक हिट हुआ है। तो ये भी देखने वाली बात है कि किस तरह से लगातार वहाँ से हमले जो हैं रुक नहीं रहे हैं। तो जब तक एक्शन नहीं होगा, ऐसा इजरायलियों को लगता है, तब तक कुछ होगा नहीं। लेकिन जो एक चीज़ रोके हुई है शायद गाज़ा में, क्योंकि जो लेकर गए हैं होस्टेजेस को, शायद हो सकता है उसके कारण रुके हो या उनको छुड़ाने का कोई प्लान हो जो कहा गया है। तो पहले दिन ही आपको याद होगा निधि कि साफ तौर पर पीएम ने ये कहा था कि ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पहले कभी देखा नहीं होगा। तो ये तो उम्मीद करनी चाहिए और तैयारियां जो है हर तरफ से है। दक्षिण पूरी तरह से आईडीएफ के सोल्जर्स में है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ का अगर बॉर्डर देखें तो वहाँ भी हिजबुल्लाह के जो इनकर्जन है उसके कारण अब वहाँ पर भी बड़ी संख्या में सोल्जर्स जो है, सैनिक हैं आईडीएफ के, वो मौजूद हैं और वहाँ पर उनको पीछे धकेल दिया है। निधि, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना, और बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो इजराइल जो हमेशा से कड़ी सुरक्षा और इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, उस पर हमास का हमला दिखाता है कि किस तरह से ये इजराइल के लिए एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। अचानक हमले से इजराइल की रक्षा व्यवस्था का उल्लंघन हुआ है। 1973 के बाद रक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा उल्लंघन है। इसके हम ग्राफिक्स के ज़रिए आपको दिखाना चाहेंगे। और एनडीटीवी से इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, भारी सुरक्षा वाली सीमाओं को तोड़ दिया गया है और हमास के हमले में इजराइल को चौंका दिया है। और आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे कि किस तरह से जो लड़ाई चल रही है वो इलाका है। और अगर आपको दिखा देते हैं, आपको ये मैप दिखा रहे हैं, मैप की मदद से पूरा विवादित क्षेत्र और आपको आसपास के इलाके दिखाते। फिलिस्तीन दो हिस्सों में एक तरह से बटा हुआ है। इजराइल के पूर्वोत्तर में वेस्ट बैंक है तो दक्षिण पश्चिम में गाज़ा पट्टी है। शनिवार को जो हमले हुए वो गाज़ा से ही इजराइल के दक्षिण इलाके में किए गए।
गाजा में हमास की ओर से वेस्ट बैंक में फतह पार्टी या PLO की सरकार है। गाजा पट्टी दुनिया का वो भूभाग है जो इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच बसा है। गाजा पट्टी दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 360 वर्ग किलोमीटर है। ये 45 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। यहाँ की आबादी तकरीबन 20 से 22 लाख है, यानी प्रति वर्ग मीटर में करीब 5,500 लोग रहते हैं। यहाँ की 40% आबादी की उम्र 15 साल से कम है। और आपको अब एक वीडियो दिखाते हैं जो एक सवाल है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई अगर लंबी चलती है तो उससे भारत क्या करेगा। देखिए रिपोर्ट। शनिवार सुबह से हमास के हमलों के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गोले और रॉकेट की बरसात जारी है। दोनों तरफ के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हमास के इस हमले की सारी दुनिया के सहित भारत ने तीखी आलोचना की है, लेकिन असली सवाल ये है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली, जिसके काफी आसार हैं, तो भारत क्या करेगा। फिलिस्तीन के साथ भारत का ऐतिहासिक रिश्ता है। इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बाद में स्थापित हुए, लेकिन बेहद मजबूत हैं। मध्य पूर्व के देशों के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, जबकि इजराइल संकट मध्य पूर्व में आने वाले दिनों में लेबनान, ईरान सहित कुछ और देशों को चपेट में ले सकता है। ऐसे में भारत के सामने एक संतुलित नीति बनाए रखने की चुनौती होगी। इस चुनौती को अमेरिका और चीन के संदर्भ में भी देखना होगा। मध्य पूर्व में इन दिनों भारत का बढ़ता प्रभाव दुनिया महसूस कर रही है। भारत के संबंध मिडिल ईस्ट में सभी के साथ बहुत अच्छे रहे। भारत फिलिस्तीनियों के साथ भी रहा, इजराइल के साथ भी रहा। हमारे सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, बाकी देशों के, इजिप्ट के साथ, सबके साथ अच्छे संबंध हैं। परंतु जिस प्रकार से हमला किया गया है, सिविल इलाकों पर हमला किया गया, और हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत हमेशा आतंक के विरोधी रहा है। भारत ने कभी भी आतंक का साथ नहीं दिया। ये एक बार नहीं, अनेकों बार भारत ने इस बात की अपना हर जो प्लेटफॉर्म पर भारत ने इस बात को रखा है कि हम आतंक के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भारत ने कड़ा विरोध किया और भारत ने अब बयान दिया कि इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं, और जिसका कि इजराइल ने भी धन्यवाद किया है कि ये वाकई में अच्छी बात है कि आप हमारे साथ हैं। अमेरिका का भी ये स्टैंड है, और देखा जाए तो ब्रिटेन भी आज इजराइल के साथ है। लेकिन भारत की चुनौती सिर्फ कूटनीतिक संतुलन बनाने की नहीं, अपने आर्थिक हितों को बचाए रखने की भी है। जंग शुरू होते ही कच्चा तेल $3 प्रति बैरल महंगा हो चुका है। पिछले कुछ महीनों से नरम चल रहा सराफा बाजार बेशक उछला है, जबकि डॉलर भी 83 पार कर चुका है। इस युद्ध का असर सप्लाई चेन पर भी पड़ने का अंदेशा है। ऐसे में भारत के सामने कुछ आर्थिक चुनौती भी रहेगी। सच ये है कि भारत से ये भी उम्मीद रहेगी कि वो आपस में लड़ रहे अपने दो दोस्तों को बातचीत की मेज तक कैसे लाए। ऐसे मामले में जो आपस में दुश्मन हैं, वो भारत के दोस्त हैं। इसलिए उम्मीद और जिम्मेदारी दोनों बड़ी है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। अभिनेता शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। Y+ में 6 हथियारबंद जवान 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि शाहरुख खान को जान का खतरा है। पता चला है कि हाल ही में उनकी फिल्म पठान और जवान के हिट होने के बाद शाहरुख खान अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर के निशाने पर है। MNS प्रमुख राज ठाकरे फिर एक बार टोल नाके के मुद्दे पर आक्रामक रुख में हैं। मुंबई से खबर है, राज ठाकरे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अवैध टोल वसूली हुई तो टोल नाके को उनके कार्यकर्ता आग के हवाले कर देंगे। राज ठाकरे ने टोल टैक्स को राज्य का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। साथ ही सरकार से टोल रद्द करने की मांग भी की है।
आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे अपने पुराने अंदाज में नजर आए और एक एक करके उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, गोपीनाथ मुंडे तक के पुराने बयानों वाले वीडियो दिखाकर नेताओं को याद दिलाए कि चुनाव से पहले वादा किया गया था कि सत्ता में आए तो टोल बंद होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स अडानी समूह के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण मुहिम चला रहा है। आज अडानी ग्रुप ने ये आरोप लगाते हुए एक प्रेस वक्तव्य जारी किया है। अडानी समूह ने कहा है कि अडानी समूह को बदनाम करने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स और उसके सहयोगी फिर एक पुराना और बेबुनियाद आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उन्होंने मार्च 2016 के DRI के एक जनरल सर्कुलर को आधार बनाया है। यह आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने कोयला आयात में ज़्यादा दाम दिखाए, लेकिन FT के मंसूबे इस बात से जाहिर हो जाते हैं कि उसने बस एक कंपनी अडानी समूह का नाम लिया है, जबकि सर्कुलर में 40 निजी कंपनियों के नाम हैं, जिनमें रिलायंस इंफ्रा, JSW स्टील्स और SR जैसे नाम भी शामिल हैं। यही नहीं, इसमें NTPC सहित कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और आदि राज्य सरकारों के भी नाम हैं। इन 40 कंपनियों में एक नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को भेजा गया शो कॉज नोटिस है, जो एपेलेट ट्राइब्यूनल ने खारिज किया है। 24 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भी DRI की अपील खारिज कर दी थी और कहा था कि हम सरकार के इस रुख की सराहना करते हैं कि वो बेवजह मुकदमेबाजी में नहीं पड़ी, लेकिन इसके बावजूद फाइनेंशियल टाइम्स OCCRP के साथ मिलकर ये फर्जी कहानी गढ़ रहा है, जिसका मकसद अडानी ग्रुप को चोट पहुंचाना है। OCCRP वो कंपनी है जिसके पीछे जॉर्ज सोरोस जैसी संदिग्ध शख्सियत खड़ी हैं, जो भारत के खिलाफ बयान देती रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही, और खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।